हमारे देश में फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के रखना एक अपराध है। तो आज बात करते हैं कि कैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आर्म्स एक्ट की। आर्म्स एक्ट की सेक्शन 3, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 ये कहती है कि आप किसी भी प्रकार का फायर आर्म, आग्नेयास्त्र आप अपने साथ नहीं रख सकते, और अगर आप रखते हैं तो उसकी सेक्शन 24 में ये प्रोविज़न है कि अगर आपके कब्जे से, आपके पास, आपके पोजीशन से कोई आग्नेयास्त्र बरामद की जाती है या मिलती है तो आपको सज़ा हो सकती है 3 साल से लेके 7 साल तक की। तो आज बात करेंगे कि आप कैसे बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। बंदूक अभी की जो स्थिति है, इसमें जो लाइसेंस देने की शक्ति है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, कलेक्टर साहब के पास है। तो आप कलेक्टर साहब के पास जाके एक आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पे कमिश्नरेट है वहाँ पे ये शक्तियाँ कमिश्नर को दी गई है। तो कमिश्नरेट में एक सेक्शन होता है आर्मर, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे से आपको फॉर्म देंगे। इस तरह का कुछ फॉर्म ये होता है जिसमें अलग अलग फॉर्म हैं। फॉर्म S1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद एक है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फायर आर्म्स, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी फर्निश करना होता है कि आप साउंड माइंड के हैं। उसके बाद 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है। ये राजस्थान की प्रक्रिया जो है उसमें इस तरह के फॉर्म आपको मिलते हैं। तो ये फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं कलेक्टर साहब के ऑफिस से। वहाँ पे एक डिवीज़न होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो लाइसेंस की रिन्यूअल, लाइसेंस का इशू, ये सब देखती हैं। आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या कमिश्नरेट में एक आर्मोर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उस फॉर्म को आप भर के देंगे। उसमें कौन कौन सी कागजात आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, एज सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, संपत्ति की जानकारी, जॉब या बिजनेस की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी कि आप कौन सा काम करते हैं। जैसे ही आप ये सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट, जैसे ही ये सारे फॉर्म भर के और फ़ोटो चिपका के, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के आप ये कलेक्टर साहब के या कमिश्नरेट में देते हैं, उसके बाद ये लोग उसको कलेक्टर साहब के ऑफिस से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज देते हैं, और कमिश्नरेट सीधे थाने भेज देती है। थाने में इस बात की जांच की जाती है कि आपको कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका कैरेक्टर कैसा है, और इंटेलिजेंस के भी इनपुट लिए जाते हैं कि इस व्यक्ति को आर्म्स देना ठीक होगा या नहीं होगा। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको रीज़न बताना पड़ता है कि आपको इस हथियार की आवश्यकता क्यों है। उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और आपको कोजेंट रीज़न देने पड़ेंगे कि भाई आपको जान का खतरा महसूस होता है तो ऐसा क्यों है। हो सकता है कि आप पर कभी हमला हुआ हो और उसकी आपने FIR कराई हो, तो इस तरह के कागज़ आपके वहाँ पे काम आएंगे। आप कोई पब्लिक हस्ती हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मैं पब्लिक फिगर हूँ और लोगों में एक्सपोज्ड हूँ, तो मुझे पर हमला हो सकता है। या आप बता सकते हैं कि मैं बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास कैश होते हैं और मेरे पास दुकान है, या ज्वेलर हूँ। तो इस तरह के आपको वहाँ पे रीज़न स्टेट करने पड़ते हैं कि आपको हथियार की आवश्यकता क्यों है। पुलिस के पास जब ये जाती है, पुलिस उसके बाद इंटेलिजेंस के इनपुट भी लेती है। उसके बाद 30 दिन के अंदर पुलिस को ये रिपोर्ट वापस कलेक्टर साहब को भेज देना होता है। पहले सुपरिटेंडेंट और पुलिस को भेजते हैं, वहाँ कागजी कार्रवाई करके वो इस रिपोर्ट को टैग करके, इंटेलिजेंस के इनपुट को टैग करके ये कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसी तरह से कमिश्नरेट में वो रिपोर्ट थाने के माध्यम से कमिश्नर के पास पहुंच जाती है। उसके बाद 60 दिन के अंदर वो इस बात का इवेल्युएशन करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके बाद 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपका लाइसेंस एक्सेप्ट हो जाएगा या आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक और माध्यम है। आप अपीलेट अथॉरिटी होती है राज्य सरकार, उसके पास आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जो लाइसेंस के लिए जो मैंने एप्लीकेशन की थी वो रिजेक्ट हो गया। अब बात ये आती है कि हथियार के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। हथियार के लिए वो अप्लाई कर सकता है जो साउंड माइंड है, जो इंडिया का सिटीजन है, उसकी उम्र 21 वर्ष है, और वो जहाँ पे अप्लाई कर रहा है उस राज्य का वो स्थायी निवासी है। वो लोग कलेक्टर साहब या कमिश्नरेट में जाके हथियार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 90 दिन का ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में यदि आप ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि आपको लाइसेंस
की आवश्यकता क्यों है, आपको फायर आर्म की आवश्यकता क्यों है, तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो खिलाड़ी होते हैं, निशानेबाजी के जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि मैंने ये ट्रेनिंग ली है और मुझे इस तरह के हथियार की आवश्यकता इस खेल में दक्ष होने के लिए ज़रूरी है, और इस आधार पे उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जा सकता है। जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपने संस्था से एक एनओसी सबमिट करना पड़ता है इसी एप्लीकेशन के साथ। जो एप्लीकेशन कलेक्टर साहब या कमिश्नर को दे रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के साथ आप एक एनओसी अपने संस्था से ला के देते हैं और आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। जनरली जो आर्म्ड फोर्सेस में लोग होते हैं उनको लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वो ये बताने में कामयाब होते हैं कि उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस की है, तो वो उनके पीछे कई आतंकवादी या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, वो उनसे उनको जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए उनको पर्सनल कैपेसिटी में भी हथियार रखने की इजाज़त लाइसेंस के तौर पर दे दी जाती है। तो किस तरह के हथियार का लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी दो कैटेगरी है। एक है प्रोहिबिटेड बोर और दूसरा है नॉन प्रोहिबिटेड बोर। यदि कोई कहे कि मुझे AK-47 या मशीन गन का लाइसेंस चाहिए तो वो नहीं मिलता है। प्रोहिबिटेड बोर जो होते हैं वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोग यूज़ करते हैं, और नॉन प्रोहिबिटेड बोर में आपको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराई जाती है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से हथियार आते हैं, तो प्रोहिबिटेड बोर जो कैटेगरी है, जिसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, इसमें आते हैं .303 के राइफल, 9mm पिस्टल, AK-47, मशीन गन, ऐसे बड़े हथियार जो होते हैं, इंसास राइफल्स और इस तरह की बड़े हथियार जो होते हैं वो प्रोहिबिटेड बोर की श्रेणी में हैं। इसका लाइसेंस आपको नहीं मिलता है। किस तरह के हथियारों का लाइसेंस मिल सकता है, जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर की श्रेणी में आते हैं। उसमें हो सकता है 312 बोर की राइफल, .22 बोर के रिवॉल्वर, .45 बोर की पिस्टल। तो इस तरह के हथियार के लाइसेंस आपको दे दिए जा सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद 2 साल के अंदर आपको हथियार खरीदने पड़ते हैं, और आपको उसी दुकान से हथियार खरीदने पड़ेंगे जिसको सरकार ने ऑथराइज कर रखा है, अधिकृत कर रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये जो लाइसेंस इशू किया जाता है ये जिला स्तर का होता है। यदि आपको अपने ज़िले से बाहर और या राज्य से बाहर अगर आपको हथियार कैरी करना है तो उसकी अर्जी और उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। नेशनल स्तर का जो होता है कि आप अंतर्राज्यीय जब ट्रैवल करते हैं उस हथियार को कैरी कर सकते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मिनिस्टर्स को, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर नहीं, जो केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं वो, और रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस से जो ऑफिसर्स होते हैं उनको नेशनल लेवल का लाइसेंस आसानी से प्राप्त हो जाता है। बात हो गई बंदूक की, लेकिन बंदूक चलेगी कैसे? बंदूक के लिए गोलियां चाहिए होती हैं, तो इन गोलियों के लिए भी आपको अलग से अर्जी देनी पड़ती है, और 1 साल में आप 200 गोलियां ले सकते हैं और एक बार में आप 100 गोलियां ले सकते हैं। थोड़ा ऊपर या नीचे अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कानून ये बनाती हैं। दूसरा, जब आप ये गोलियां खरीदते हैं तो आपको इनका ब्यौरा देना पड़ता है कि आपको 100 गोली दिया गया था तो उन 100 गोलियों का क्या हुआ। आपके पास जस्टिफाइड रीजंस होने चाहिए कि आपने प्रैक्टिस में खर्च किए, या आपके कहीं गांव है और वहां पे आवारा जानवर आपके खेतों में आ गए थे तो आपने ऊपर फायर किया, हवाई फायर की और जानवरों को भगाया, या फिर आप किसी फार्म हाउस में थे, वहाँ पे कोई जंगली जानवर ने हमला किया तो आपने उसको डराने के लिए फायर किए। तो इस तरह के आपको रीजंस देने पड़ते हैं और गोलियां लेने के लिए। हथियार रखने का ये लाइसेंस जब आपको जारी किया जाता है तब आप पर कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल दिखावे या रुतबा साबित करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। किसी शादी, ब्याह, पार्टी या उत्सव के समय खुशी जताने में इसका उपयोग नहीं हो सकते हैं। किसी को डराने धमकाने के लिए लाइसेंसी हथियार काम में नहीं लिया जा सकता। जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है केवल वही उसे आत्मरक्षा में चला सकता है, किसी और को यह हथियार बेचा नहीं जा सकता। शिकार, मनोरंजन में उपयोग नहीं कर सकते। हथियार के दम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। प्रशासन जब भी कहे तब हथियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर जहां भी
वो आपको निर्देशित करे वहाँ जमा कराना होगा। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में जो हथियार होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी कि हथियार का लाइसेंस आप भारत में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने उसके प्रोसेस के बारे में, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके कंडीशंस के बारे में जाना है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।